बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द कॉलोनी। इस कहानी की शुरुआत में बर्फीली जगह पर एक कंस्ट्रक्शन को दिखाया जाता है जहां तहखाने से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। इन्हीं में एक आदमी होता है जिसका नाम मैसन है। मैसन के सामने एक आदमी है। मैसन उस आदमी को गोली मारना चाहता है क्योंकि वो बीमार है। तभी वहां पर उसका साथी सैम आ जाता है। सैम मैसन को उस आदमी को मारने से मना करता है। वो कहता है कि इसके पास चॉइस है, ये चाहे तो यहाँ से जा सकता है। मैसन कहता है कि लौट कर वापस आएगा, हमेशा ऐसे ही होता है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। एक बीमार आदमी पूरी कॉलोनी को बीमार कर सकता है। मैसन उस आदमी को मार देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि सन 2045 में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे गर्मी को ठंड में बदला जा सकता था। और एक दिन जब उस मशीन से बर्फ पड़ रही थी तो वो मशीन खराब हो गई, जिस वजह से पूरी धरती बर्फीली हो गई। इंसानों ने अपने आप को बचाने के लिए जमीन के नीचे ऐसी जगह बनाई जहां पर वो रह सकते हैं, जहां पर वो खेती कर सकते हैं। पर ये सब इतना आसान नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि धरती पर एक ऐसी जगह है जहां पर नीला आसमान है, हरी हरी घास है, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि ये जगह कहां पर है या ये जगह धरती पर है भी या नहीं। सैम ब्रिक्स के पास जाता है और उसे कहता है कि आज जिस आदमी को मैसन ने मारा उस आदमी को छोड़ देना चाहिए था। ब्रिक्स कहता है कि मैसन ने जो भी किया सोच समझ कर किया। मैंने इस कॉलोनी को शुरू किया था तब इसमें 100 आदमी थे और आज उससे कई ज्यादा हैं। उन सबको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अब इन्हें यहाँ पर कॉलोनी 5 से रेडियो पर एक कॉल आता है, पर उस तरफ से कोई नहीं बोलता। दरअसल यहाँ पर अलग अलग नंबर की कॉलोनीज हैं। जिस कॉलोनी में ये रहते हैं उसका नंबर 7 है। ऑपरेटर रिक्स को बताता है कि आज से 7 दिन पहले कॉलोनी 5 से उन्हें मैसेज आया था कि वो रेडियो रिपेयर करने के लिए धरती के नीचे जा रहे हैं। इसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। ब्रिक्स एक मीटिंग बुलाता है और कहता है कि हमें कॉलोनी 5 की तरफ जाना चाहिए। ब्रिक्स के साथ सैम और एक और लड़का जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग नहीं चाहते कि ये लोग कॉलोनी 5 में जाए। उनका मानना ये होता है कि अगर वहां पर इन्फेक्शन होगा तो ये तीनों भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और जब वापस से कॉलोनी 7 में आएंगे तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन ब्रिक्स कहता है कि हमने कॉलोनी 5 से वादा किया था कि हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, इसीलिए हमें जाना होगा। अब मीटिंग के दौरान यहाँ पर एक कपल खांसना शुरू कर देता है। उनके खांसते सब अपने मुंह पर मास्क लगा लेते हैं और इस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं। इसके बाद ब्रिक्स और मैसन इन दोनों को एक जगह बंद कर देते हैं। दरअसल यहाँ पर कोई भी बीमार होता है तो उसे क्वारंटीन कर दिया जाता है, उसे दवा दी जाती है। अगर वो ठीक हो गए तो उन्हें वापस शामिल कर दिया जाता है, नहीं तो बाहर उन्हें बर्फ में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है या उन्हें गोली मार दी जाती है। ब्रिक्स मैसन को बताता है कि मेरे जाने के बाद काई यहाँ की इंचार्ज होगी। हालांकि मैसन खुद इंचार्ज बनना चाहता है लेकिन ब्रिक्स को उस पर भरोसा नहीं है। सैम अपनी गर्लफ्रेंड काई को अलविदा कहकर यहाँ पर ब्रिक्स और अपने दूसरे साथी के साथ निकल पड़ता है। बाहर खून जमा देने वाली ठंड होती है। सैम कहता है कि मैंने इस पूरी दुनिया को बदलते हुए देखा, मुझे सूरज की गर्मी का एहसास तक अब याद नहीं है। ये तीनों के तीनों उस ठंड में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्हें वो वेदर कंट्रोलिंग मशीन भी दिखती है जिसकी वजह से आज ये दुनिया ऐसी हो गई है। इसके बाद ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इनके सामने एक लंबा टूटा फूटा ब्रिज आता है। इन्हें इस ब्रिज को क्रॉस करना होगा। ये तीनों के तीनों अपनी जान पर खेलकर ब्रिज को क्रॉस करना शुरू करते हैं। जब ये ब्रिज के दूसरे कोने पर पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हें गाड़ी दिखती है जिसके सामने एक आदमी की डेड बॉडी होती है। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर भी होता है और ब्रिक्स जब गाड़ी के अंदर देखता है तो वहां पर एक औरत और बच्चा होता है जिनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई होती है। ब्रिक्स को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है कि हमें लगातार आगे बढ़ना चाहिए। ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद इन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखता है जो क्रैश होता है। अब रात भी होने वाली है, इसीलिए ब्रिक्स, सैम और उसका साथी ये फैसला करते हैं कि रात वो इसी हेलीकॉप्टर के अंदर बिताएंगे और अगली सुबह यहाँ से कॉलोनी 5 की तरफ बढ़ेंगे। ये तीनों ऐसा ही करते हैं। अगली सुबह कॉलोनी 5 की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही देर बाद एक कॉलोनी 5 पहुंच जाते हैं। कॉलोनी 5 पहुंचने के बाद ये
देखते हैं कि चारों तरफ खून के निशान होते हैं। ये तीनों के तीनों अंदर जमीन के नीचे चले जाते हैं। इन्हें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है, इन्हें कोई भी नहीं दिखता। ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद ये एक लॉक्ड दरवाजे को खोलकर उसके अंदर जाते हैं, जहां पर इन्हें एक आदमी दिखता है जो बुरी तरह से डरा हुआ होता है। वो इन्हें देखकर कहता है कि मुझे मत मारना। ब्रिक्स कहता है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम कॉलोनी 7 से आए हैं। वो आदमी कहता है दरवाजा बंद करो। इसके बाद ये दरवाजा बंद कर देते हैं। ये आदमी भूखा और प्यासा होता है। ब्रिक्स उसे पीने के लिए पानी और खाना खाने के लिए देता है। ब्रिक्स उससे पूछता है कि क्या हुआ था। वो बताता है कि हमने एक एंटीना लगाया था जिससे हमें एक मैसेज मिला, और इसके बाद ये मैसेज वो इन्हें सुनाता है जिसमें एक आदमी बताता है कि हमने वेदर कंट्रोल मशीन को ठीक कर दिया है, यानी कि अब ठंड को रिवर्स किया जा सकता है। बादलों को 3 मील पीछे हटा दिया गया है, हम इन्हें और भी पीछे हटा सकते हैं। अब हमारे पास मिट्टी और धूप है, लेकिन हमारे पास बीज नहीं है। अगर कोई इस मैसेज को सुन रहा है तो जल्द से जल्द हम तक बीज लेकर पहुंचे। इसके बाद वो आदमी अपनी लोकेशन बताता है। अब ब्रिक्स के सामने जो आदमी होता है वो बताता है कि हमने एक टीम को उन लोगों को खोजने के लिए भेजा था, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिला। पर उन लोगों को किसी ने खोज लिया जिन्होंने हमारी टीम का यहाँ तक पीछा किया। अब भी वो लोग यहाँ पर हैं। ब्रिक्स कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम हमारे साथ हमारी कॉलोनी 7 में चलो, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। पर यह आदमी यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहता। वो ब्रिक्स को कहता है कि मैं यहीं इस कमरे में रहूंगा। इसके बाद इन्हें कुछ टकराने की आवाज आती है। वो आदमी इन तीनों को धकेल कर बाहर निकाल देता और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। ब्रिक्स को जहां से आवाज आई होती है, अब वो अपने दोनों साथियों के साथ उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ आगे बढ़ने के बाद इन्हें वहां पर इंसान दिखाई देते हैं, पर ये इंसान नहीं है बल्कि ये नरभक्षी हैं। वो इन तीनों को देख लेते हैं। हालांकि ये तीनों उन पर गोलियां भी चलाते हैं, पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इन तीनों को यहाँ से भागना पड़ता है। वो नरभक्षी इनका पीछा करते हैं। ये डायनामाइट ब्लास्ट करके उन नरभक्षियों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, पर ब्रिक्स और सैम से जो उनका तीसरा साथी होता है वो अलग हो जाता है। उस पर नरभक्षी हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। ब्रिक्स को और सैम को अकेले यहाँ से आगे बढ़ना पड़ता है। वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। नरभक्षी अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो लोहे की उस सीढ़ी को नीचे गिरा देते हैं, पर फिर भी कुछ नरभक्षी ऊपर चढ़ जाते हैं जिन्हें ब्रिक्स गोली मारकर मार देता है। तभी वहां पर और नरभक्षी और उनका सरदार भी आ जाता है और वो ब्रिक्स को देखकर जोर से चिल्लाता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों चिमनी के रास्ते कॉलोनी 5 से बाहर निकल जाते हैं और उसके अंदर डायनामाइट डालकर उस रास्ते को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, यानी कि वो नरभक्षी अब वहां से बाहर नहीं निकल सकते। ये दोनों के दोनों उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्होंने रात बिताई थी। ये दोनों रात यहीं पर बिताते हैं, लेकिन अगली सुबह जब ये दूरबीन से देखते हैं तो ये पूरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि वो सब नरभक्षी इनके कदमों के निशानों का पीछा करते हुए इन तक पहुंचने वाले हैं। ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आगे एक ब्रिज है जिसे ये ब्लास्ट करके इन नरभक्षियों का रास्ता रोक सकते हैं। ये ब्रिज पर डायनामाइट बिछाकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, पर किस्मत इनका साथ नहीं देती। यहाँ पर बहुत ठंड और बहुत हवा होती है, जिस वजह से डायनामाइट बुझ जाता है और अब इनके पास एक ही रास्ता है कि इन दोनों में से कोई ब्रिज के बीच में जाए और डायनामाइट को ब्लास्ट करे। पर ऐसा करने से उसकी जान चली जाएगी जो डायनामाइट को ब्लास्ट करने के लिए जाएगा, और अगर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं तो ये सारे नरभक्षी इनकी कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे। ब्रिक्स डायनामाइट ब्लास्ट करने के लिए जाना चाहता है, पर सैम उसे रोक रहा होता है। इसीलिए वो सैम को धक्का देकर ब्रिज के बीच में चला जाता है और डायनामाइट को ब्लास्ट कर देता है, जिससे ब्रिज तबाह हो जाता है, यानी कि नरभक्षी अब ब्रिज की दूसरी तरफ नहीं आ सकते। नरभक्षियों का जो लीडर होता है वो सैम को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वही सैम भागता हुआ वापस अपनी कॉलोनी 7 तक पहुंच जाता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो चारों तरफ उसके लोग होते हैं। वो उन्हें बताता है कि उसने अपने दोनों साथियों को खो दिया है। मेसन को जब पता चलता है कि ब्रिक्स अब मारा जा चुका है तो वो खुद को कॉलोनी का लीडर घोषित कर देता है और कहता है कि आज के बाद सबको आधा पेट ही खाना मिलेगा और किसी के भी अंदर बीमारी के लक्षण देखे गए तो उसका टेस्ट किया जाएगा और अगर वो पॉजिटिव निकला तो उसे गोली मार दी जाएगी। वो सैम का हाथ हथकड़ी से बांध देता है। सैम उसे बताता है कि किस तरह से उन्होंने नरभक्षियों का सामना किया, किस तरह से उन्होंने ब्रिज को उड़ाया, लेकिन अभी भी उसे शक है कि वो नरभक्षी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। साथ ही वो यहाँ पर सब लोगों को उस जगह के बारे में, उन लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने वेदर कंट्रोलिंग मशीन को ठीक कर दिया है, जहाँ पर ठंड नहीं है, जहाँ पर धरती है।
है, उन लोगों को बीज चाहिए। पर मैसन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो सबको बताता है कि इतने लंबे सफर और ठंड की वजह से इसे इल्यूजन्स हुए। यहाँ से सबके सब चले जाते हैं। तभी सैम के पास एक बच्चा आता है और वो उसे उसकी हथकड़ी की चाबी देता है। सैम अपने आप को छुड़ाकर सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर मैसन ने उसकी गर्लफ्रेंड काई को बंदी बनाकर रखा होता है। वो काई को भी आजाद कर देता है। इसके बाद वो कंप्यूटर पर उसे वो लोकेशन दिखाता है जिस लोकेशन के बारे में उसे कॉलोनी 5 में पता चला था, जहाँ पर वेदर कंट्रोलिंग मशीन पूरी तरह से ठीक है। कंप्यूटर में देखते हैं कि वो जगह गर्म है, वहां पर बर्फ नहीं है और ना ही आसमान में बादल है। अब इन दोनों को पक्का यकीन हो चुका है कि वो खबर पूरी तरह से सच थी। सैम इसके बाद उस रूम में जाता है जहां पर बीज रखे हुए हैं। वो बहुत सारे बीज अपने बैग में रख लेता है और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड काई के साथ बाहर निकल रहा होता है तभी मैसन अपने आदमियों के साथ आ जाता है। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं मानता। इससे पहले कि मैसन कुछ करता, यहाँ पर सायरन बज जाता है और जब ये स्क्रीन पर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सैम सच कह रहा था। वो सभी नरभक्षी यहाँ बाहर पहुंच चुके होते हैं और बहुत जल्द वो कॉलोनी के अंदर पहुंच जाएंगे। मैसन सैम को छोड़ देता है। हालांकि उसे अब भी ये लगता है कि ये सब सैम की गलती है, उसकी वजह से नरभक्षी यहाँ तक पहुंचे हैं। नरभक्षी अब अंदर पहुंच जाते हैं और कॉलोनी में बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। एक नरभक्षी मैसन के ऊपर हमला करता है पर इससे पहले कि वो उसे मारता, सैम पीछे से आके उस नरभक्षी से मैसन को बचा लेता है। इसके बाद मैसन और कुछ लोग एक कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर सैम और उसकी गर्लफ्रेंड काई होते हैं। वो दोनों बाहर से दरवाजे को नॉक करते हैं पर मैसन दरवाजा नहीं खोलना चाहता। यहाँ पर ब्रिक्स की बेटी भी होती है। वो मैसन के ऊपर बंदूक के पिछले हिस्से से वार करती है जिससे वो गिर जाता है। इसके बाद वो दरवाजा खोल देती है और सैम और उसकी गर्लफ्रेंड काई भी अंदर आ जाते हैं। पर सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि बाहर बहुत सारे नरभक्षी हैं जो कुछ ही देर बाद दरवाजा तोड़ देंगे। सैम कहता है कि हमारे पास एक रास्ता है। वो वेंट का ढक्कन खोलता है। वो कहता है कि यहाँ से हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि मैसन उन्हें ऐसा करने से मना करता है पर सैम और उसके सभी साथी ये तय करते हैं कि वो वेंट से ऊपर जाएंगे। मैसन बहुत ज्यादा जख्मी है इसीलिए वो उनके साथ नहीं जा सकता। सैम जाने से पहले उसे अपनी रिवॉल्वर देता है और कहता है कि दुश्मनी भूल जाओ, हर एक गोली बहुत कीमती है। सैम यहाँ से निकल जाता है और कुछ ही पलों बाद नरभक्षी दरवाजा तोड़ देते हैं। मैसन के हाथ में रिवॉल्वर है पर वो उससे गोली नरभक्षियों की तरफ नहीं चलाता बल्कि पास ही रखे हुए एक सिलेंडर पर चलाता है जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सभी नरभक्षी मारे जाते हैं पर इनका जो लीडर होता है, जो सबसे खूंखार है, वो बच जाता है और अब वो सैम का शिकार करना चाहता है। वो सैम तक पहुंच जाता है और सैम को बहुत बुरी तरह मारता है। हालांकि सैम भी उससे मुकाबला करने की कोशिश करता है पर वो सैम से बहुत ताकतवर होता है। सैम की किस्मत अच्छी होती है कि उसके हाथ में लोहे की रॉड आ जाती है। इससे वो नरभक्षी के लीडर पर कई बार वार करता है और उसे खत्म करके वो भी अपने बचे हुए साथियों के साथ ऊपर पहुंच जाता है। अब इनकी कॉलोनी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। सैम अपने बचे हुए साथियों को कहता है कि हमें उस जगह तक जाना चाहिए जहां पर वेदर कंट्रोलिंग मशीन पूरी तरह से ठीक है, जहां पर जमीन है, आसमान है, ताकि हम एक नई जिंदगी शुरू कर सके। हालांकि सैम और काई के अलावा यहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज्ड होते हैं लेकिन फाइनली वो सैम की बात मान जाते हैं। सैम वहां से बीजों का डब्बा उठाता है और ये 10 के 10 लोग उस तरफ बढ़ चलते हैं जहां पर ये एक बार फिर से पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन इनका सफर इतना आसान नहीं होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी के अंत को देखकर ये लगता है कि अंत में किसी भी तरह से ये सब के सब उस जगह तक पहुंच जाएंगे क्योंकि इनके पास उस जगह की सही लोकेशन है, सर्वाइवल के लिए चीजें हैं, साथ ही बीज भी हैं और इन लोगों को ऐसी जगह पर यानी कि बर्फीली जगह पर रहने की आदत भी है। तो ये थी कहानी फिल्म द कॉलोनी की। ये मूवी ईयर 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।